गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आगे की टॉपिक के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आनत तल पर घर्षण के बारे में और घर्षण कोण पर कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा समतल सड़क पर कार की गति के बारे में, है ना। समतल सड़क पर कार की गति के बारे में। उससे पहले स्टूडेंट, समतल सड़क पर जो क्या होता है, सड़क का वृत्तीय मोड़ होता है, उस मोड़ को कैसे बनाया जाता है और वाहन उस मोड़ को कैसे पार करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, सड़क का वृत्तीय मोड़। स्टूडेंट, जब सड़क का वृत्तीय मोड़ आता है तो सड़क के वृत्तीय मोड़ को कैसे बनाया जाता है और वाहन कैसे पार करते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मोड़ पर सड़कें वृत्ताकार बनाई जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, मोड़ को पार करने के लिए वाहन चालक को क्या होता है, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्या होगा, अगर कोई सड़क का वृत्ताकार मोड़ कुछ इस तरीके का है, ये मान लीजिए सड़क का वृत्तीय मोड़ है, सड़क का वृत्तीय मोड़ स्टूडेंट, और यहाँ पर कोई वाहन है आपका मोशन कर रहा है, ये यहाँ से ये वृत्ताकार मोड़ की जो त्रिज्या है, इस मान r मान लिया, इस मान r त्रिज्या का वृत्तीय मोड़ है स्टूडेंट। अब अगर इसको समतल सड़क पर दिखाएंगे तो कार की गति कुछ ऐसे, मान लीजिए ये आपका कार की गति, स्टूडेंट मान लीजिए कार के रूप में ऑब्जेक्ट, ये आपका कोई वाहन है जो समतल सड़क पर मोशन कर रहा है, तो क्या होगा, इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होगा, इस वाहन पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा वो r ऊपर लगेगा और इसका भार यांत्रिक होगा वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई क्या है, ऑब्जेक्ट कोई वाहन क्या करेगा, सड़क के वृत्तीय मोड़ पे जाता है, तो स्टूडेंट आपको बताया गया कि अगर कोई कोण इस मानव त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर एक आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या लगता है, mv²/r। पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा, पिछले लेक्चर में या पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, वृत्तीय गति में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर एक आवश्यक अभिकेंद्र बल लगता है, साथ ही साथ आवश्यक अभिकेंद्र त्वरण लगता है ना। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, आवश्यक अभिकेंद्र बल mv²/r लगता है। देखिए स्टूडेंट, कोई भी वाहन सड़क के वृत्तीय मोड़ को तभी पार करेगा जब उसे मोड़ को पार करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा, और आवश्यक अभिकेंद्र बल को बैलेंस करने के लिए फोर्स जो होगा वो बैलेंस हो जाए। यानी स्टूडेंट, अगर कोई भी वाहन सड़क के वृत्तीय मोड़ को पार कर रहा है तो उस मोड़ को पार करने के लिए उस वाहन को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाएगा, तभी वह क्या करेगा, मोड़ को पार कर पाता है। अगर क्या होगा, उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं प्राप्त होगा तो क्या होगा, वह मोड़ को नहीं पार कर पाएगा। इन केस आप देखते हैं मोड़ पे अक्सर वाहन क्या होते हैं, एक्सीडेंटल केस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी पलट जाएगा वाहन, कभी स्लिप कर जाते हैं हम, है ना। क्यों? जब आवश्यक अभिकेंद्र बैलेंस नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट क्या होता है, वृत्ताकार मोड़ पर सड़कों को थोड़ा सा ढालू कर दिया जाता है, बाहरी किनारों को थोड़ा ऊंचा उठा दिया जाएगा और भीतरी किनारे सड़क को थोड़ा नीचे दबा दिया जाता है ना। ऐसा भी केस आता है। सिंपल सी बात स्टूडेंट, जब कोई कार वाहन सड़क के वृत्तीय मोड़ को पार करता है तो उसको पार करने के लिए, यानी वाहन को वृत्तीय मोड़ पार करने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होगा वो कहां से प्राप्त होगा स्टूडेंट, वाहन के टायर और सड़क की सतह के मध्य जो घर्षण बल लगेगा, उस घर्षण बल से क्या होगा, उस वाहन को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा, जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से क्या होगा, वाहन सड़क के वृत्तीय मोड़ को पार कर जाता है ना स्टूडेंट। यानी सड़क का वृत्तीय मोड़ क्या होता है,
सड़क के वृत्तीय मोड़ पर वाहन चालक को क्या होता है, पार करने के लिए, वृत्तीय मोड़ को पार करने के लिए उसे एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ेगी और वो आवश्यक अभिकेंद्र बल वाहन को या वाहन चालक को क्या होगा, सड़क तथा टायर के मध्य लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अब अगला जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे समतल सड़क पर कार की गति। समतल सड़क पर कार की गति को पढ़ाया जाए। समतल सड़क पर कार की गति। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, समतल सड़क पर कार की गति क्या होगा, हम मान लिया स्मॉलियम द्रव्यमान का कोई, ये स्मॉलियम द्रव्यमान का कोई कार है जो स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ को, सड़क के स्मॉल r त्रिज्या के सड़क के वृत्तीय मोड़ को पार कर रहा है, किस वेग से, नियत वेग स्मॉल v से। तो मान लेंगे स्टूडेंट, हमारा स्मॉलियम द्रव्यमान का क्या, स्मॉलियम द्रव्यमान का अगर कोई कार या वाहन सड़क के, कैसे सड़क है, स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ वाले सड़क को पार करता है, तो होता क्या है, अगर वो नियत वेग v से पार कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा, आवश्यक अभिकेंद्र बल की जरूरत होगी, है ना, और क्या होगा, उसके मध्य घर्षण बल भी लगेगा, उसका भार भी काम करेगा। तो क्या होगा इसमें, जब कोई भी वाहन स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ को, जिसका द्रव्यमान स्मॉल v, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, स्मॉल v नियत वेग से अगर वो गति कर रहा है तो कार पर कौन कौन से बल लगेंगे, पहला बल लगेगा, देखिए हमने क्या माना, स्मॉल r त्रिज्या का वृत्तीय मोड़ है, स्मॉल m द्रव्यमान का कार है या वाहन कोई, स्मॉल v नियत वेग से, सिंपल सी बात, क्या, यदि कोई कार या वाहन जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर स्मॉल v वेग से मोशन करता है, तो होता है क्या स्टूडेंट, क्या, या पहले से इसको हटा दे रहे हैं, स्मॉल r त्रिज्या का कोई कार या वाहन है, स्मॉल v वेग से इसी समतल सड़क पर अगर मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो कौन कौन से बल उस पर लगेंगे, पहला क्या लगेगा, कार का भार, यानी वाहन या कार का भार, वाहन या कार का भार, mg क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, है ना स्टूडेंट। दूसरा क्या लगेगा, इसके द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर, कोई भी सतह अपने ऊपर स्थित पिंड पर अभिलंब ऊपर की ओर जो बल लगाती है वो अभिलंब प्रतिक्रिया होता है। जैसे क्या, हमारे ऊपर पृथ्वी की सतह द्वारा जो बल लगता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, वो ऊपर की तरफ लगता है, जो हमारे भार mg को बैलेंस करता है ना स्टूडेंट। क्या होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया, कैसा, r से विलंब करते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया बल r लगता है, और तीसरा आपका स्टूडेंट क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा, घर्षण बल या लगेगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं, हमने कहा जब स्मॉलियम द्रव्यमान का कोई वाहन या कार समतल सड़क पर गति कर रहा है तो उस पर तीन बल लगेंगे, कौन, एक कार का भार mg नीचे की ओर, ये पृष्ठ द्वारा अभिलंब ऊपर की ओर लगने वाला प्रतिक्रिया बल r, और इनके टायर और सड़क के बीच जो घर्षण बल लगेगा, या फिर अगर कार, ये वाहन इधर गतिमान है तो क्या होगा, अगर इस इधर v वेग से गतिमान है तो क्या होगा इसमें, इस पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा, या पीछे की ओर होगा, घर्षण बल की दिशा हमेशा गति के विपरीत दिशा में होगा। स्टूडेंट देखिए, चूंकि कार जो है क्या हो रहा है, समतल सड़क पर गति कर रहा है, किस दिशा में, क्षैतिज दिशा में, यानी उसका मोशन जो हो रहा है सरल रेखीय गति हो रहा है, यानी सरल रेखीय गति कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है वो, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो क्या होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई एक्सेलरेशन इस पे नहीं
करने पर, ऊर्ध्वाधर बलों को संतुलित करने पर, स्टूडेंट क्या हो जाएगा, r माइनस एम जी बराबर 0। दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, यानी परिणाम 0 होगा। क्यों? स्टूडेंट जब ऊर्ध्वाधर में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो f बराबर m से चलेंगे ना, a का वैल्यू अगर 0 है, f का वैल्यू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 0 रखेंगे तो 0, और ये f क्या है स्टूडेंट, इन्हीं दोनों का डिफरेंस। जब दो बल क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो उनका डिफरेंस वहां पे परिणाम ही देता है, यानी r ऊपर की ओर है स्टूडेंट और m जी नीचे की ओर। r माइनस m जी बराबर m में होता, लेकिन ये 0 है इसलिए r माइनस m जी इक्वल टू 0 है ना स्टूडेंट। दिस इज क्या होगा, यहां से r की वैल्यू निकाल लीजिए, r इक्वल टू m जी। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब स्टूडेंट आगे क्या होगा, वृत्तीय मोड़ को पार करने के लिए कार को आवश्यक अभिकेंद्र बल जो प्राप्त होता है वो सड़क के पृष्ठ यानी सड़क के सतह और टायर के मध्य लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। परंतु आप जानते हैं इस घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल क्या होगा, घर्षण बल क्या होता है स्टूडेंट, F लेस देन इक्वल टू म्यू एस इनटू आर। ये होता है इसमें हम रिलेशन जानते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, या घर्षण बल क्या होता है, सड़क और टायर के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल होगा वो यह लेस देन इक्वल टू म्यू एस इनटू आर का केस बनता है। ये जानते हैं स्टूडेंट, ये होता है। और आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या, अगर ये जो वाहन है स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ को पार कर रहा है उस समय आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या होगा स्टूडेंट, इसी को अगर ऐसे वृत्ताकार बना दीजिए स्टूडेंट, स्मॉल r त्रिज्या का वृत्तीय मोड़ अगर हमने बना लिया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्मॉल r त्रिज्या का वृत्तीय मोड़ बनाया तो इस वृत्तीय मोड़ को पार करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या होगा स्टूडेंट, m v स्क्वायर बाय r होगा, है ना स्टूडेंट। यानी क्या हो गया, आवश्यक अभिकेंद्र बल, आवश्यक अभिकेंद्र बल स्टूडेंट क्या होगा, F बराबर F का मान होगा F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, और यही आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या होगा, कार को वृत्तीय मोड़ पार करने के लिए सहायक होगा। और ये कहां से मिलेगा स्टूडेंट, सड़क और इसके टायर के मध्य, यानी दोनों के मध्य जो लगने वाला घर्षण बल है उसी से, और घर्षण बल का फार्मूला ये होता है स्टूडेंट, यानी ये मान यहां से मिलेगा, यानी ये अब क्या होगा, इस f के बराबर होगा स्टूडेंट, है ना। यानी क्या होगा, यानी यही f का ये स्मॉल f का ये f बराबर ये क्या होगा, f बराबर आपका यहां से लिख सकते हैं कैपिटल F, यानी m v स्क्वायर बराबर m v स्क्वायर बाय r। अब इस मान को उठा करके क्या किया जाए, इसमें रखा जाए स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हमें मिल जाएगा, हमने कहा आवश्यक अभिकेंद्र बल सीधे लिख रहे हैं क्या, m v स्क्वायर बाय r। परंतु क्या होता है, ये आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त होता है, तो घर्षण बल F का मान क्या होगा, ये हो जाएगा। इसलिए क्या होगा स्टूडेंट, m v स्क्वायर बाय r लेस देन इक्वल टू म्यू एस इनटू आर। लेस देन इक्वल टू है, ये कांसेप्ट क्यों लेस देन का आता है स्टूडेंट, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तब तक मोशन नहीं करेगा जब तक कि हम उस पर आरोपित घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के बराबर ना कर दें, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर नहीं हो जाता है जब तक घर्षण बल का मान, तब तक उसका या ऑब्जेक्ट चलने की स्थिति में नहीं होता है। यानी ये म्यू एस इनटू आर, ये क्या होगा, F का मान लेस देन इक्वल टू होगा, जब इक्वल हो जाएगा तो गुटका क्या होगा, चलने लगा, मैक्सिमम कंडीशन आ जाएगा फोर्स का, और क्या होगा अदरवाइज क्या होगा, इसका मान इस वैल्यू से छोटा ही होगा, और जब इसके बराबर हो गया तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा, है।
ये स्टूडेंट क्या हो गया, इस पार हो गया लेस देन इक्वल टू म्यू एस इनटू आर, यहां से हो गया। अब यहां से आर की वैल्यू इसको ढूंढना होता है इक्वेशन से, तो मान लीजिए फ्रॉम 1 एंड 2 समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यम v स्क्वायर बाय r लेस देन इक्वल टू म्यू एस इनटू आर का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यम जी, आर का वैल्यू स्टूडेंट क्या हो गया, यम जी। आर देखिए स्टूडेंट यहां से यम कट गया, अब v स्क्वायर बाय r म्यू एस इनटू जी, v स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू एस इनटू आर को बदल रहे म्यू एस आर जी, हो गया स्टूडेंट। ये आया मतलब कितना वेलोसिटी होना चाहिए, आप स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा, v लेस देन इक्वल टू रूट में म्यू एस आर जी, ये हो गया स्टूडेंट। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कार को या वाहन को सड़क का वृत्तीय मोड़ पार करने के लिए इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, और अधिकतम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, v मैक्स का जो वैल्यू होगा, अधिकतम वेलोसिटी कितना होना चाहिए स्टूडेंट, इसका मैक्सिमम क्या होगा, जब v मैक्स की बात करेंगे स्टूडेंट, तो v मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी, ये वैल्यू होगा स्टूडेंट, है ना। तो क्या होगा, किसी वाहन द्वारा सड़क के वृत्तीय मोड़ को पार करने के लिए जो इसका अधिकतम वेग होना चाहिए, यानी कितने स्पीड से वो मोड़ को पार कर सके, वह स्पीड का फॉर्मूला है v max इक्वल टू अंडर म्यू एस इनटू आर टी, जब म्यू एस क्या होगा, घर्षण गुणांक होगा, r क्या होगा, वृत्तीय मोड़ की त्रिज्या होगी, g क्या है, वृत्तीय त्वरण है। ये स्टूडेंट फाइनल फार्मूला है। जब कोई सड़क पर, जब कोई कार्यवाहन सड़क के वृत्तीय मोड़ को पार करता है तो उसका अधिकतम वेग कितना होगा, इस फार्मूले से हम याद कर सकते हैं उसकी वैल्यू को, है ना। तो समतल सड़क पर कार की गति का v मैक्स का वो फार्मूला हो गया स्टूडेंट। इससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने नोट्स में दिए थे, उसको मैं इसके बाद वाले वीडियो में उसको बताऊंगा, है ना स्टूडेंट। तो पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को बताऊंगा, उसके बाद मैं ढालू सड़क पर कार की गति कैसे होती है उसको डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ओके।